हमारा ना, हम मैक्रो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिमांड फॉर लेबर को डिस्कस करते हैं, देखेंगे इसमें क्या है। ये देखें टॉपिक को थोड़ा सा, हाउ मार्केट्स वर्क। मैं बात कर रहा हूँ लेबर मार्केट की, बल्कि मैं सप्लाई ऑफ लेबर की भी बात करूंगा। सर मुझे शो ही नहीं हो रही। अच्छा, मे बी कोई नेट का मसला हो। मिस शीजा, आपको क्लियर हो रही है? आपको नजर आ रही है स्क्रीन? अब आई है सर। हाँ, कोई आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, माइट बी। मुझे तो आ अच्छा, रही। इसमें हाँ आ जी, गई द है सर, अब आ डिमांड गई पर। है। सर जी आप ठीक है ये शीजा को रिकॉर्डिंग अलाउ कर देंगे? सर मुझे एक जगह जाना है, तो मैं बस लेक्चर सुन लेता हूँ आपका। जी, शीजा रिकॉर्डिंग कर रही है। तो द डिमांड फॉर जी ठीक लेबर है जो सर। है, डिमांड फॉर लेबर जो है ये आपके सामने है। आप देखें डिमांड फॉर लेबर की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है। द डिमांड फॉर लेबर शोज हाउ मैनी वर्कर्स एन एम्प्लॉयर is willing and able to hire at a given wage rate in a given time period. This is definition of demand for labor. अब होता क्या है इसमें भी, आम जैसे दूसरी डिमांड आप माइक्रो में पढ़ते हैं, डिमांड फॉर लेबर भी ऐसे ही इसका बिहेवियर होता है। हम डिमांड फॉर लेबर की अगर बात करें तो वाई एक्सिस के ऊपर हम वेज रेट को मेंशन करते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम एम्प्लॉयमेंट को यानी नंबर ऑफ लेबर या क्वांटिटी ऑफ लेबर को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हायर वेज रेट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की रीजन बनता है, लोअर वेज रेट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की रीजन बनता है। जब वेज रेट कम होता है तो फर्म जो होती हैं वो ज्यादा लेबर को हायर करने की पोजीशन में होती हैं, लेकिन जब वेज रेट ज्यादा होता है तो फर्म आर एबल टू परचेज लेस नंबर ऑफ लेबरर्स। तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड द वेज रेट। इफ द वेज रेट इज हाई, more costly to hire extra employees, and when wages are lower, labor becomes relatively cheaper than capital. A fall in the wage rate might create a substitution effect and lead to an expansion in labor demand. तो this was what about the demand for labor. अगर क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं। चले सर आगे। जी ठीक है, डिमांड फॉर लेबर को हमने देखा, और डिमांड फॉर लेबर जो है इसके बाद हम जो इसकी इलास्टिसिटी है इसकी डिमांड की उसको देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले पोर्शन में इसकी डेफिनेशन है, आप देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज चेंज इन द वेज रेट, और it depends on number one, labor cost as a percentage of total cost. total cost की कितने परसेंट लेबर लग रही है। when labor expenses are a high percent of total cost, then labor demand is more elastic. more elastic कैसे बनती है? इस तरह बनती है मोर इलास्टिक, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, यानी LD1 जो है ये मोर इलास्टिक है। जी Number two, ease and cost of factor substitution. Labor demand is more elastic when a firm can substitute easily between labor and capital inputs. तो तब ये ज्यादा इलास्टिक होती है जब उसके पास इजीली वो लेबर के सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा फैक्टर लगा ले, कैपिटल लगा ले, ठीक है, मतलब लेबर की जगह मशीनें लगा ले, तो ऐसा पॉसिबल है, तब वो मोर इलास्टिक होती है। नंबर थ्री, price elasticity of demand for the final output. This determine whether a firm can pass on higher labor cost to consumers in the form of increased prices. जारी बात है, जब लेबर की यानी वेज रेट बढ़ता है तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर पे ही जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो तो प्राइस के अंदर ही उसने शामिल करनी होती है ना, जितनी कॉस्ट आएगी वो उतनी महंगी चीज करके बेचेगा। तो ये नंबर थ्री पे है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को
फाइनल आउटपुट डिसाइड करती है कि फाइनल आउटपुट पे कितनी कॉस्ट आई है। अगर लेबर महंगी होगी तो जारी बात है जो फाइनल आउटपुट है वो ज्यादा प्राइस में बनेगी, और ज्यादा कॉस्ट में बनेगी तो उसी तरह उसकी प्राइस भी ज्यादा डिसाइड होगी। लेकिन ये जो कर्व है, ये LD2 जो है, ये लेस इलास्टिक कर्व है, ये लेस इलास्टिक है। जो फैक्टर अभी 1 2 3 हमने डिस्कस किए, अगर ये वाइस वर्सा हो तो फिर आपकी जो जो लेबर की डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक होती है, जैसा कि LD2 है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड आपको अंडरस्टैंड हुआ? हाँ जी, हो गया। ओके, इसका मतलब है कि हमने डिमांड फॉर लेबर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर को हमने डिस्कस किया, सिंपल था। अब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं कि शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर। तो अगर बेसिकली हमारे पास जो है वो LD1 डिमांड फॉर लेबर कर्व है, जहाँ पे W1 वेज रेट है और E1 जो है, E1 मतलब जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो हायर की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the labor demand curve shift when there is a change in conditions of demand in the job market. जॉब मार्केट के अंदर अगर कंडीशंस चेंज होती हैं, मतलब प्राइस नहीं, वेज रेट नहीं, कंडीशन चेंज होती हैं, कंडीशंस अच्छी होती है तो जारी बात है लेबर अपनी डिमांड इस तरह बढ़ा देगी। अगर कंडीशंस बुरी होती हैं मार्केट में तो लेबर क्या करेगी, अपनी डिमांड को कम कर देगी, जैसा कि LD3 में कर्व जो है शिफ्ट कर रहा है ओरिजिन की तरफ। A rise in consumer demand which means that a business needs to take on more workers. जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती, कंज्यूमर ज्यादा चीजें डिमांड करता है तो उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को और ज्यादा प्रोडक्शन देने की जरूरत है और ज्यादा वर्कर लगाने की जरूरत है, तो फिर वो लेबर की डिमांड बढ़ा देती है, जैसे कि LD2 में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह an increase in the productivity of labor which makes labor more cost efficient than capital. तो अगर प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल की निस्बत जो है वो लेबर ज्यादा एफिशिएंट है, तो अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है तो जारी बात है लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और लेबर का डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी विच अलाउज अ बिजनेस टू एम्प्लॉय मोर वर्कर। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और वो कहती है जी आप कारोबार के लिए और ज्यादा वर्कर्स को हायर करें, तब भी जो लेबर डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा LD2 की फॉर्म में। द लेबर डिमांड कर्व वुड शिफ्ट इनवर्ड ड्यूरिंग अ रिसेशन, अ बिजनेस शेड लेबर। जब बिजनेस का डाउनफॉल आता है, रिसेशन आता है, तो फिर जो डिमांड कर्व है लेबर का वो इनवर्ड शिफ्ट होता है LD3 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग थी डिमांड फॉर लेबर कर्व की। होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ लेबर डिमांड कर्व। यस सर। Okay, now we will talk about the supply of labor. Now look at the first of all the definition of supply of labor. The labor supply is the number of hours people are willing and able to supply at a given wage rate. ये सप्लाई की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर भी पॉजिटिव कर्व है। क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर। जब किसी लेबर को वेज रेट ज्यादा ऑफर होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करता है, या ज्यादा डेज वीक में से काम करता है, या फिर मंथ के ज्यादा से ज्यादा डेज, यानी अपने आप को पेश करता है लेबर के लिए। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। द लेबर सप्लाई कर्व फॉर एन इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। जैसा कि ये बना हुआ है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। एज वेज राइज अदर वर्कर्स एंटर दिस इंडस्ट्री अट्रैक्टेड बाय द इंसेंटिव ऑफ हायर रिवार्ड्स। जब हायर रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं तो जारी बात है जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो एक्सटेंड होती है, ज्यादा होती है। The extent to which a rise in the prevailing wage or salary in an occupation leads to an expansion in the supply of labor depends on the elasticity of labor supply. अगली बात यह है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि किस रेट के ऊपर सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वेज रेट और प्राइस ऑफ लेबर।
तो हम उसके लिए फिर मतलब इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं डेफिनेटली, तो उसका कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का ही होगा। मैं आपको कुछ फैक्टर्स ऐसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर या ऑक्यूपेशनल लेबर सप्लाई के अंदर जो अपना बहुत ही रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो पहली चीज है रियल वेज रेट ऑन ऑफर इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। अगर रियल वेज रेट ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, कम है तो फिर सप्लाई ऑफ लेबर कम होगी। नंबर 2, एक्स्ट्रा पे, ये भी एक अट्रैक्शन है। ओवर टाइम के ऊपर पेमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर और ज्यादा बोनस पे कर दिया जाता है, या शेयर ऑप्शन उनके लिए रखी जाती है कि जी आप इतना मतलब प्रोड्यूस करें, आपको इतने हम इस तरह करके इंसेंटिव देंगे। तो अगर एक्स्ट्रा पे मिलती है तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा पे अगर कम कर ली जाती है तो लेबर की सप्लाई भी कम हो जाती है। तीसरी चीज है वेजेस इन सब्स्टिट्यूट ऑक्यूपेशन। देखिए ऑक्यूपेशन जो होते हैं ना नेमल बदल के तौर पे होते हैं। देखिए एक ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का, एक इंडस्ट्री का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, एक चमड़े की मिल का ऑक्यूपेशन है, एक का कपड़े की मिल का ऑक्यूपेशन है, एक जूते वाली फैक्ट्री का ऑक्यूपेशन। तो लेबर तो शफल करती रहती है ना। यहाँ पे ये है कि इंक्रीज इन द अर्निंग फॉर प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस मे कॉज पीपल टू स्विच देयर जॉब्स। मतलब एक पेशा है प्लम्बरिंग का और एक है इलेक्ट्रिशियन का। तो अगर किसी एक जो मतलब सेक्टर है, मसलन इलेक्ट्रिशियन का जो प्रोफेशन है, अगर उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो जारी बात है प्लम्बर जो है वो इलेक्ट्रिशियन के काम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी जो सप्लाई है उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो एक ये तीसरी चीज थी बैरियर टू एंट्री। एक चौथा फैक्टर है आर्टिफिशियल artificial limits to an industry labor supply. Example given, minimum entry requirements can restrict supply and increase wages. तो रिस्ट्रिक्शन जब होती है मतलब बैरियर मतलब कोई मखसूस लेबर बन जाती है, किसी एक उनकी स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज होती है, कोई आम लेबर उसमें एंटर नहीं हो सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो जब वो मखसूस लेबर ही वो काम सरंजाम दे सकती है तो डेफिनेटली फिर उनकी जो वेज रेट है वो भी ज्यादा होता है। अब मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूं कि यूएसए में, यूएस इकोनॉमी में, वहां पे ट्रक ड्राइवर बहुत कम मिलते हैं। वहां पे बड़े बड़े 8 व्हीले 6 व्हीले बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिनके ऊपर वो माल को ट्रांसपोर्ट करना होता है उन्होंने, और वो बड़े खतरनाक होते हैं। जब वो चलाते हैं चलते चलते उलट जाते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो वहां पे ट्रक्स को चलाने का जो वेज रेट है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। और उसमें गिने चुने ट्रक ड्राइवर होते हैं जो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, जो वो मुश्किल रास्तों से उन ट्रक्स को चलाते हैं, इसलिए उनका वेज रेट ज्यादा होता है। तो ये वहां पे कोई आम बंदा तो ट्रक चला नहीं सकता, तो वहां पे फिर वही चलाएगा जिसकी एक्सपर्टीज है, और जिसकी एक्सपर्टीज है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए वो अपनी मर्जी का वेज रेट वहां पे जो है ना मांगते हैं। मांगते हैं मार्केट से। एक तो ये एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, ट्रेन चलाने का चलाता है जो बंदा, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है पाकिस्तान रेलवे में, उसकी सैलरी अगर आप देखें तो वो काफी होती है, लाखों में होती है। क्यों? क्योंकि हर बंदा ट्रेन को ड्राइव नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं चला सकता। कुछ मखसूस लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने सीखा होता है और वो उसको चला रहे होते हैं। इसी तरह पायलट्स की बात कर लें तो पायलट्स भी गिने चुने हुए होते हैं, तो उनकी भी सैलरीज अगर आप देखें तो अच्छी खासी उनकी सैलरीज होती हैं। वो इस वजह से, हालांकि आम जो एक बस का ड्राइवर है उसकी सैलरी आप देखें और ट्रेन वाले की और पायलट वाले की सैलरी देखें आप, कितना फर्क होता है। वो क्या है, वो बैरियर टू एंट्री है। उनकी जो पायलट्स हैं उनकी एक मखसूस उन्होंने अपनी वो ट्रेनिंग की होती है और वही जहाज को उड़ा सकते हैं। आप जैसा या मेरे जैसा बंदा जो है वो जहाज को नहीं उड़ा सकता। तो बैरियर्स टू एंट्री भी सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर उसको अफेक्ट करते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर को। और नंबर 5 पे इम्प्रूवमेंट्स इन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, जैसा कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अप्रेंटिसशिप्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर कुछ जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जैसे होती है लेबर की,
और वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और मतलब और एरियाज में चले जाते हैं, वहां पे जाके अपने आप को इम्प्रूव करके वो जारी बात है वहां से वो वेजेस जो है ना वो ज्यादा लेते हैं, बल्कि उनको वेजेस ज्यादा ऑफर की जाती हैं, उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स की वजह से उनको ज्यादा ऑफर की जाती हैं। जब उनको वेजेस ज्यादा ऑफर की जाती हैं तो वो अपनी सप्लाई वहां पे ज्यादा देते हैं। ठीक है, मसलन आप ये देखें कि जापान में जो लेबर है वो बहुत महंगी है, अमेरिका में लेबर बहुत महंगी है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान की निस्बत तो सऊदीया में भी लेबर महंगी है। तो यहाँ से फिर लोग क्या करते हैं, वो वहां पे जाते हैं और अपनी वहां पे जहाँ पे महंगी होती है लेबर, तो वो वहां पे जाके अपने आप को ऑफर करते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं। नंबर 6 पे नॉन मॉनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, जैसे कि रिस्क होता है किसी जॉब में, ये कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए रिस्क होता है ना, उसके अलावा ये मैरी टाइम सिक्योरिटी में रिस्क होता है ना, हाँ जी। requirements to work, anti-social hours, job security, working conditions, opportunities for promotions, chance to live, work and work overseas, employer provided in work training, occupational pension schemes, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हैं तो नॉन मॉनिटरी, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पे रिस्क बड़े अटैच होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो रिस्क होते हैं वो बड़े लॉसी होते हैं। तो ये भी सप्लाई ऑफ लेबर को अफेक्ट करते हैं। और नंबर 7 पे नेट माइग्रेशन ऑफ लेबर। जी आपने अभी कोई आप बोल रहे थे, कोई सवाल करना चाह रहे थे बीच में, नहीं तो सर, प्लीज इफ यू हैव। जी जी। नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको ये फैक्टर समझ आए, इन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर कम भी होती, ज्यादा भी होती ज्यादा है। भी होती है जी सर, आगे समझ। ओके, सप्लाई ऑफ लेबर के फैक्टर्स हमने डिस्कस किए और अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और सप्लाई ऑफ लेबर को इलास्टिक और इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर ये जो है ये इलास्टिक है और ये इन इलास्टिक है। बस ठीक है। इसका मतलब मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि जो इलास्टिक सप्लाई है ना, उसमें जो वेज रेट है वो सप्लाई ऑफ लेबर पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। मतलब लिटिल चेंज अगर आ जाए वेज रेट में, तो तो सप्लाई बढ़ सप्लाई जाती ऑफ लेबर में, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट करती। में काफी ज्यादा चेंज आता है। तो ऐसे कर्व को हम इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर कहते हैं, या इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर कर्व कहते हैं। और एक होता है इन इलास्टिक, जैसे कि ये है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है, ये स्टीपर होता है उसकी निस्बत। जी जी। इसमें वेज रेट में ज्यादा फर्क आता है, लेकिन जो सप्लाई या एम्प्लॉयमेंट है लेबर की, उसमें थोड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इन इलास्टिक होता है। एक एक ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक के। तो होप्सो के आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। सर ये जो स्लाइड तो मैं इलास्टिक आप इलास्टिक लेबर वाला कर्व है, इसमें जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ किस तरह से जाती है? अगर वेजेस बहुत थोड़े बढ़े हैं तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह बढ़ेगी? मतलब वो थोड़े वेज के ऊपर भी ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, वो मतलब लोअर स्किल्ड जॉब्स होती है ना, मतलब वहां पे स्किल्स इतनी नहीं चाहिए होती। अच्छा। रफ जो रॉ लेबर है, अनट्रेन्ड लेबर भी चल जाती है। लेबर सप्लाई इज इन इलास्टिक बिकॉज ऑफ पूल ऑफ लेबर इज अवेलेबल एट अ फेयरली कांस्टेंट मार्केट वेज रेट। मतलब काफी सारी लेबर अवेलेबल होती है, इतना कोई एक्सपर्टीज वाला काम नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जब वेज रेट में फर्क पड़ता है तो इतनी लेबर रश करती है। ठीक हो गया। आपने राह लेबर देखी होगी, चबुर्जी चौक पे खड़ी होती है। मतलब मुख्तलिफ ऐसे चौक्स पे आपको नजर आएगी लेबर। आप देखें तो वो खड़ी होती है, जो राह लेबर होती है इतनी स्किल्ड नहीं होती, बस वजन उठाना है या मतलब कोई टूल छोटा चलाने मोटा हैं, काम। कसी कदा। हाँ जी। तो वो कितनी सप्लाई मतलब उनकी होती है ज्यादा ना। होती है, ज्यादा। हाँ, तो वो इलास्टिक होती है, थोड़े से वेज रेट पे बड़ा फर्क पड़ता है जी जी। उससे। तो इन इलास्टिक जो है वो इसके वाइस वर्सा है। तो आपने देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर को आपने देखा। अब हमने असल में हमने बढ़ना है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम वेज रेट की तरफ बढ़ना है। हमने डिमांड और सप्लाई को इकट्ठा करना है। लाइक दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इक्विलिब्रियम वेज रेट इन द लेबर मार्केट। द इक्विलिब्रियम मार्केट वेज रेट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर। Employees are hired up to the point where the extra cost of hiring an employee
is equal to the extra sales revenue for selling their output। कहने का उसका मतलब यही है कि जहां पे लेबर सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर मिलते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड होता है, जैसे कि W1 है, और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट यानी E1 डिसाइड होती है। ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी हो सकता है कि आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो फिक्स है, जो डिमांड फॉर लेबर है वो बढ़ गई, ज्यादा होगी, मतलब आउटवर्ड शिफ्ट करके, जिधर मैं एरो का साइन कर रहा हूं, मतलब यहां से शिफ्ट करके ऊपर जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है और वेज रेट भी उससे ज्यादा हो जाता है। वेज रेट शिफ्ट कर जाता है W1 से W2 पे, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो E1 से E2 पर चली जाती है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। क्लियर है बात? हाँ जी, हाँ जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपने इसको काफी अच्छे से समझा होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इसको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट भी करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कॉजेस भी हैं जिसकी वजह से लेबर मार्केट के अंदर डिफरेंशियल्स आते हैं, डिफरेंट वेजेस चार्ज की जाती हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसमें कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल्स होते हैं, रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, वर्किंग इन पुअर कंडीशंस एंड ड्यूरिंग अनसोशल आवर्स। ठीक है, अनसोशल आवर्स कौन से हैं? जब कोई बंदा ही काम करने वाला नहीं होता, आधी रात को लोग काम कर रहे होते हैं। ये कुछ बच्चे, हमारे बच्चे बच्चियां कुछ जो हैं वो रात के टाइम वहां पे कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अच्छी सैलरीज फिर उनको ऑफर करते हैं। 60-60, 70-70 हजार कॉल सेंटर पे, यानी कॉल करने के, यानी टेलीफोन ऑपरेटर्स को वो पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रात को काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी भी अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं और यहाँ पे कॉल सेंटर्स उनके बने हुए हैं, तो वहां पे वो राब्ते करते हैं, या अमेरिकन बन के पाकिस्तान से बैठ के बच्चे बच्चियां राब्ते करते हैं अपनी चीजों को, मतलब सेल कर, कंपनी की चीजों को सेल करवाने के लिए। तो उनके कॉल सेंटर्स के अंदर काफी अच्छे अच्छे मतलब पैकेजेस हैं, 1 लाख, 1.25 लाख मतलब उनको देते हैं। वैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतनी सैलरी नहीं होती। तो उनको, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, चूंकि वो लोग रात को मतलब 1, 2, 3 बजे कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त दिन होता है जब हमारे यहाँ पे रात होती है, तो उनको ज्यादा ऑफर की जाती है। अब इस तरह की जो वेजेस रात को काम कर रहे होते हैं, अनसोशल आवर्स में काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको कंपनसेटिंग वेजेस पे की जाती हैं, और वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है रिवार्ड फॉर ह्यूमन कैपिटल। देखो, अगर कोई ह्यूमन कैपिटल है, इफ अ प्रोफेसर एंड ही डिलीवर लेक्चर टू यू, तो वो कैपिटल है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है वो आपका ट्रीटमेंट करता है, वो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, अगर कोई इंजीनियर है और वो इंजीनियरिंग वर्क्स परफॉर्म करता है, या गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पे ये करें, इस तरह की बिल्डिंग बनाए, ठीक है, LDA में वो काम करता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल है। तो रिवार्ड फॉर ह्यूमन कैपिटल के लिए भी डिफरेंशियल्स कंपनसेट वर्कर्स फॉर अपॉर्चुनिटी और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्विजिशन डज मैटर अ लॉट। नंबर 3 पे डिफरेंट स्किल्स लेवल, लोगों के स्किल्स लेवल मुख्तलिफ होते हैं, तो मार्केट डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर विद इन इलास्टिक सप्लाई ग्रोज मोर क्विकली देन दी सेमी स्किल्ड वर्कर। जिनकी स्किल ज्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं, उनकी जो लेबर की ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा डिफरेंसेस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यू क्रिएशन। तो जाहिर बात है, अगर लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो जो लेबर ज्यादा रेवेन्यू देने वाली है, जाहिर बात है उसका वेज रेट ज्यादा उसी तरह ग्रो करता है। इसी तरह ट्रेड यूनियंस की बात कर लें, ट्रेड यूनियंस का बड़ा रोल होता है प्रोडक्टिविटी में। ट्रेड यूनियंस हु माइट यूज देयर कलेक्टिव bargaining power to achieve a markup on wage compared to non union members। तो जहां पे आपकी वेज ट्रेड यूनियन का रोल होता है, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है, बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल करके वो अपनी वेजेस को अप करती जाती हैं। जी सर। नंबर 6 पे अदर आर्टिफिशियल बैरियर्स टू लेबर सप्लाई। कुछ और आर्टिफिशियल भी होते हैं बैरियर लेबर सप्लाई, जिसमें प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, कई
और जो लोग जो है वो मतलब अगर यूनिवर्सिटीज या अदारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों को निकाल ही नहीं रहे, उनको पास ही नहीं कर रहे, तो जारी बात है इतनी ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी रहेंगी और लोग वहां पे आएंगे नहीं और काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेयर मतलब मार्केट के अंदर उस तरह की लेबर जब मिलेगी तो वो फिर रेयर लेबर अपनी मर्जी की प्राइसेस जो है ना सेट करवाती है। और उसके अलावा नंबर 7 पे एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन है। एम्प्लॉयर जो है वो लेबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड डिस्पाइट ओवर 20 years ऑफ इक्वल पे लेजिस्लेशन इन प्लेस। तो देखे ना 20 से अबव जो होते हैं वहां पे इक्वल पे की लेजिस्लेशन यानी कानून साजी होती है। तो वो कानून साजी अगर हो जाए या ना हो, दोनों सूरतों में वेज रेट को एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वेज रेट को काफी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये 7 ऐसी चीजें हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बताई हैं जो कि लेबर मार्केट के अंदर जो है ना डिफरेंशियल्स जिनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी वेज रेट डिफरेंट एक दूसरे से चार्ज किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसको बड़े अच्छे से देखा होगा। इसके अलावा भी एक दो स्लाइड्स हैं, ट्रेड यूनियंस का रोल यहाँ पे बताया हुआ है। ट्रेड यूनियंस यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स। मोस्ट यूनियन बिलोंग टू ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मतलब उन्होंने पार्टियां बनाई होती है। जैसे आप यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की कुछ मिसालें दी हुई हैं, यूके की ट्रेड यूनियंस हैं। ठीक है, मतलब वहां पे एग्जांपल दी हुई है, 2013 की एक एग्जांपल दी हुई है कि वहां पे जो एमिकस है या यूनिसन है या उसके अलावा यूनाइट और द नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स है, तो द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज दैट वर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन द यूके fell from 32% in 1995 to 25% in 2013. In 2013, just over 7 million people were registered as members of a trade union. तो ट्रेड यूनियंस के रोल क्या होते हैं ये आपको पॉइंट्स में यहाँ पे साथ में बताया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जूम कर दूं ताकि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे। इसमें इसके रोल के लिए ये पॉइंट्स हैं आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये अभी जूम मैंने कर दिया नंबर 1 पे। ये जो ट्रेड यूनियन है, दे प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द रियल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दियर मेंबर्स, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटेक्टिंग वर्कर्स अगेंस्ट अनफेयर डिसमल अप होल्डिंग और एम्प्लॉयमेंट राइट्स। अगर उनके एम्प्लॉइज के अगर राइट्स को स्नैच किया जा रहा है तो उनको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती हैं ट्रेड यूनियन। नंबर 3, प्रमोटिंग इंप्रूवमेंट्स इन वर्किंग कंडीशंस, वर्कलोड एंड हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, उनके वर्कलोड और हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज के ऊपर भी वो मतलब मैयर्स लेती हैं और मुतालबात करती हैं प्रोड्यूसर से। नंबर 4, वर्क प्लेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसके ऊपर भी ट्रेड यूनियन जो है ना खासा मतलब तवज्जो देती हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के लिए उनकी कोशिश होती है कि ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेट हो, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो और उनको एक खास वर्क प्लेस की ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ पेंशन राइट्स फॉर द यूनियन मेंबर्स। जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं उनकी पेंशन का भी खास ख्याल रखा जाता है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट या सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर का इक्विलिब्रियम, इसका ये मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सम की कॉजेज ऑफ लेबर मार्केट फेलर, लेबर मार्केट फेल कब होती है उसकी ये कुछ कॉजेज लिखी हुई है। मैं इसको अगर जूम कर दूं तो एक तो लेबर इमोबिलिटी की वजह से लेबर मार्केट फेल होती है, यानी उसमें परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहता। दूसरा, डिसइंसेंटिव्स टू फाइंड यानी टेक वर्क, यानी उनको काम नहीं मिलता इसलिए लेबर मार्केट फेलर की तरफ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन जब करते हैं एम्प्लॉयर्स तो उस वजह से लेबर मार्केट में फेलियर आता है। उसके अलावा मॉनेटरी पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स की जब मॉनेटरी पावर कम होती है या फिर ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो
लेबर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने मफाद में, तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से लेबर मार्केट जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव होने की बजाय वो फेलर की तरफ जाती है। ठीक है ना। तो ये लास्ट जो है स्लाइड में आपको शो कर रहा हूं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप काइंडली पूछ लीजिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू एड्रेस लेबर मार्केट फेलर, वो भी बड़ी मैटर करती हैं, जिसमें लेबर इमोबिलिटी है। उसके अलावा मैंने आपको डिसइंसेंटिव्स और डिस्क्रिमिनेशन तो बता दिया, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ठीक है, वो भी बड़ी डज मैटर करती हैं। उसके अलावा मोनोपोसोनी पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर जो है एक तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दूसरी मोनोपोसोनी उनकी मतलब होती, वो इसका मतलब है कि वो एक ही फर्म होती है, एक ही फर्म होती, उसी के पास टेक्निक होती है, और वो एक ही फर्म उस खास किस्म की लेबर को हायर कर सकती है, दूसरी के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो उस लेबर को कोई और फर्म हायर ही नहीं करती। तो वो लेबर सिर्फ जब उसी मोनोपोसोनी वाली फर्म के पास रहती है, तो जारी बात है वो फिर अपने मुतालबात मनवाती है, और वहां पे लेबर मार्केट जो है वो फेलर की तरफ जाती है और परफेक्टली कंपेटिटिव नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस सेशन एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके ठीक है सर। जी सर, आ गया समझ। आगे सर एक जी ओके। मोनोपोसोनी दोबारा बता दें, ये मुझे नहीं समझ लगी। एक ही फर्म होती है ना, एक ही फर्म एग्जिस्ट कर रही होती, तो उसी ने उस लेबर को परचेज करना होता है, और तो किसी मतलब फर्म के पास ना टेक्निक होती उस चीज को बनाने की, और ना उस टाइप की लेबर को कोई परचेज कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टिम्बर कटिंग होती है ना, टिम्बर कटिंग, लकड़ियां जो जंगलों से काट के लाते हैं, तो उसकी एक मखसूस लेबर है। अगर उसमें टिम्बर कटिंग में एक ही फर्म है, तो उस लकड़ियों को काटने वाली लेबर को सिर्फ वही जो फर्म है हायर करेगी। ठीक है, वो उसकी मोनोपोसोनी पावर होगी, मोनोपोसोनी पावर की वजह से लेबर मार्केट फेलर की तरफ जाती है। जी ठीक है। जी जी ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।